तो बताइए, हम शुरुआत कर रहे हैं। कल लिखा था कुछ विविधता से स्टार्ट करना है। टाइटल डालिए, सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी। पॉलिटी और क्लास 6 एनसीईआरटी। क्लास 6 एनसीईआरटी। क्लास 6 एनसीईआरटी में पहली यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी, विविधता। पहली यूनिट डाइवर्सिटी, विविधता। विविधता को दो डायरेक्शन में हमें समझना है। पहला, व्हाट इज द डाइवर्सिटी, विविधता क्या है। और दूसरा, क्या विविधता ही भेदभाव पैदा करता है? क्या विविधता के कारण ही लोगों के बीच में किसी प्रकार के पूर्वाग्रह जन्म लेते हैं? तो पहले तो हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी और असमानता क्या होती है। मतलब अगर हम बातचीत करें तो विविधता और असमानता में क्या डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले विविधता शब्द समझने की हम कोशिश करते हैं। तो टाइटल डालिएगा डाइवर्सिटी। लिखेगा डाइवर्सिटी। विविधता, समझे ना भाई। विविधता को हम पॉलिटिकल नजरिए से देखना चाह रहे हैं, पर अगर हम विविधता की बातचीत करें तो विविधता कई तरीके की हो सकती है। पहला, विविधता इकोलॉजिकल भी होती है, जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी विविधता। हम जिस डाइवर्सिटी की बातचीत कर रहे हैं वो पॉलिटिकल, सोशल, इस रूपों की हो सकती है। इसे हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन डाइवर्सिटी को दर्शाता है, मानव की विविधता को दर्शाता है। लेकिन इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी नहीं होती है रियल में। इकोनॉमिकल एक्टिविटी की डाइवर्सिटी हो सकती है, लेकिन जो आर्थिक विविधता होती है उसी को हम कहते हैं इनइक्वालिटी। तो उस पहले शब्द समझना है हमें। पारिस्थितिकी विविधता भी होती है, जैसे कि पारिस्थितिकी विविधता का मतलब मानव, घोड़ा, बाघ, घास, पेड़, या उनमें भी कई प्रकार के डिफरेंट प्रकार के ट्रीज, वृक्ष। तो ह्यूमन बीइंग, हॉर्स, टाइगर, ग्रास, ट्री, या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट। तो ये भी एक डाइवर्सिटी है। ये हम पढ़ते हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में। ये डाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट को निर्मित करती है। लेकिन इट इज नॉट ए डाइवर्सिटी, यह विविधता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर अमीर है और कोई व्यक्ति अगर गरीब है, तो क्या आप इसे विविधता कह सकते हैं? नहीं, हम इसे कहते हैं असमानता। अब सवाल यह है कि सर ये भी तो अलग अलग रूप है। यहां आपने एक अलग अलग जीवों के रूपों को नाम दिया कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहां पर मनुष्य के खान पान, उसके कल्चर, उसकी विचारधारा, उसकी बाकी चीजों को आपने डाइवर्सिटी कहा। फिर हम अमीर गरीब को डाइवर्सिटी क्यों नहीं कह सकते? क्यों अमीर गरीब हमारे लिए विविधता नहीं है? बताना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने पहले भी कहा था कि आपको क्या लगता है, क्योंकि हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन ही इस पूरी एनसीईआरटी क्लास को सबसे बेहतर बनाएगा। आपको क्यों लगता है, या मेरा ये जो विचार है, आपको क्या लगता है कि अमीर गरीब विविधता नहीं मानी जाएगी?
और वो नहीं मानी जाती? क्या कारण है? मतलब रिलीजन होगा तो डाइवर्सिटी की बात आएगी। याद रखिएगा, जब हम बातचीत करते हैं विविधताओं की, तो वो जनरली प्राकृतिक होती है या अफेक्टेड बाय द नेचर, प्रकृति से प्रभावित होती है। और असमानताएं आर्टिफिशियल होती है, कृत्रिम होती है, और वह कृत्रिम जो भी डाइवर्सिटी है उसी को हम कहते हैं। तो समझिएगा, जब हम अमीर गरीब की बात करते हैं तो वो प्रकृति की देन नहीं है। क्या कोई व्यक्ति जन्म से अमीर और गरीब हुआ था, ये उसके ऊपर डिसाइडेड था कि वो व्यक्ति जब भी जन्म लेगा इस पृथ्वी पर, जब भी उसके 10 जन्म लिए गए, तो क्या 10 जन्म में वह प्रकृति के द्वारा गरीब के समूह के रूप में शामिल करवाया गया होगा? याद रखिएगा, विविधता का अभिप्राय है जहां नेचर चीजों को डिसाइड करे। जहां मैं और आप चीजों को डिसाइड करते हैं वो कहलाती हैं असमानताएं, इनइक्वालिटी। अब जरा समझना, पुरुष और महिला, इसे आप क्या कहेंगे? पुरुष और महिला, इसे आप विविधता कहेंगे या फिर इसे असमानता कहेंगे? अब सवाल यहां पर खड़ा होता है। क्या आप इसे कहेंगे कि ये डाइवर्सिटी है या इसे कहेंगे कि ये असमानता है? ये विविधता है। लेकिन हम लोगों ने, मनुष्य ने उसके अंदर आर्टिफिशियल डिफरेंस क्रिएट करवाए और हमने निर्मित की उनके बीच में असमानताएं। मनुष्य अगर डाइवर्सिटी को नेगेटिवली समझाने की कोशिश करे तो निर्मित होती है इनइक्वालिटी। इसका जीवंत उदाहरण देखते हैं। हम जानते हैं कि एक महिला का जो शरीर है वह प्राकृतिक रूप से पुरुष के शरीर की तुलना में कमजोर है। कमजोर इन द सेंस मसल्स पावर के रूप में। यह डाइवर्सिटी है। ऐसा क्यों नेचर ने किया होगा? उसका कारण है क्योंकि महिला को एक बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी दी गई है, और जब एक महिला बच्चे का पालन पोषण करती है तो वह हेवी वर्क करेगी, तो उसका इफेक्ट बच्चे के गर्भाशय पर पड़ सकता है। पर हमने इसके आधार पर यह तय करवा दिया कि घर के काम केवल कौन करेगा और बाहर के काम केवल कौन करेगा। यहां तक कि हमारी किताबों में जब उदाहरण दिया जाता है पढ़ाई करने का, तो बचपन याद करिए, दिया जाता था मोहन पढ़ने जाता है, जॉन पढ़ने जाता है। सुना कभी कि मोहिनी पढ़ने गई? क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने दिमाग में रखा है कि शिक्षा का अधिकार किसे दिया जाए पहले। तो यहां हमने क्या क्रिएट किया? तो समझने वाली बात यह है कि क्या असमानता और विविधता को एक माना जाए? क्या असमानता और विविधताएं एक ही चीज है? नहीं। असमानता और विविधता में एक बहुत बड़ा गैप है। विविधता नेचर के द्वारा जनरेट है, नेचर के द्वारा अफेक्टेड है, और नेचर ने उसको इसलिए बनाया ताकि लाइफ इजी हो सके। पर इनइक्वालिटी आर्टिफिशियल है। असमानताएं मनुष्य के द्वारा निर्मित है, और उस मनुष्य ने उस विविधता को नकारात्मक रूप में किस नाम से संबोधित किया है? इनइक्वालिटी के रूप में। विविधताओं को असमानता के समानार्थी कोई भी व्यक्ति नहीं देखेगा। आर्थिक जितनी भी असमानताएं हैं या आर्थिक जितनी विविधताएं हैं, वो वास्तविक रूप में प्रकृति की देन नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर क्या सामाजिक विविधता भी प्रकृति ने दी है? आइए देखते हैं कि सच में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। एक उदाहरण लेते हैं अंडमान निकोबार का। और अंडमान निकोबार में मान लीजिए कि हम सब लोग रहने गए, सभी लोग, कक्षा के सभी लोग। अब हो सकता है कक्षा में कुछ लोग ऐसे होंगे जो शुद्ध शाकाहारी होंगे,
तो उन्होंने कहा कि सर कुछ भी हो जाए, मैंने तो आज तक मांस नहीं खाया, मैं तो शाक ही खाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, पर मैंने कहा अंडमान निकोबार में हमें 3 साल रहना है, ये तय कर लो। उसने कहा कुछ भी हो सर, नॉनवेज तो हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। पहले महीने उसने पूरी ताकत लगाई। हमारा नॉर्मल खाने पीने का खर्चा 3,000 का आया, उस व्यक्ति के खाने पीने का खर्चा 22,000 का आया। पहले महीने तो सस्टेन हुआ। अब दो विकल्प थे, या तो अंडमान निकोबार छोड़कर भागे या फिर अपनी आदतों को बदले। ये उसकी राजनीतिक आदत नहीं, उसकी कौन सी हैबिट है, सामाजिक सोशल लाइफ की चीज है उसके ये। तो सवाल खड़ा हुआ कि वो क्या सस्टेन कर पाएगा। आपको लगता है कि वह इस 3 साल तक अंडमान निकोबार में जीवन यापन कर पाएगा? अगर मान लो एक सामान्य औसत परिवार का वो व्यक्ति है, उसे अपनी हैबिट क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी। हो सकता है उसने आज तक मछली नहीं खाई थी, लेकिन जेब में 1 रुपया नहीं था। अब उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो भूखा रहे या सीधा समुद्र में जाए, एक मछली पकड़े, आग जलाए और अपने जीवन को बचाने के विकल्प ढूंढे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो खान पान में आप लोगों के अंदर बदलाव आया है, वो परिवर्तन आपने अपने आप को इस इन्वायरमेंट में सुकून से रहने के लिए किया था। यही उदाहरण लेते हैं लद्दाख का। लद्दाख में कहीं से कहां तक कृषि नहीं होती। यहां पर या तो पशुपालन किया जाता है, दूध के प्रोडक्ट होते हैं, या फिर मांस का प्रोडक्ट होता है। ये तो खाने की बात है। अब मान लीजिए कि यहां जैन धर्म के लोग पहुंच गए। सोचिए, क्या ये जैन धर्म के लोग जो पूरी तरह से अहिंसा का समर्थन करते हैं, इस परिस्थिति में वो क्या करें कि वो अपने धर्म के नियम को फॉलो कर सक जाएंगे? क्यों लद्दाख में बौद्ध धर्म विकसित हुआ, क्यों लद्दाख में मुस्लिम धर्म विकसित हुआ, या क्यों लद्दाख में जैन धर्म विकसित नहीं हो पाया? तो हमें यह पता चलेगा कि वहां का इन्वायरमेंट, वहां का परिस्थितियां ऐसी हैं जो उनको अपने नियम फॉलो करने नहीं देगी। एक और उदाहरण देखते हैं कि विविधता हमारी थिंकिंग को भी बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में मौसम ही 6 प्रकार के हैं। हर 2 महीने में मौसम बदलता है भारत का। यहां क्लाइमेटिक कंडीशन ही कई टाइप के, खास करके अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन या गंगा नदी के किनारे, 6 मौसम है। 2 महीने 2.5 महीने की बारिश है, 2 महीने ना तो गर्मी है ना ठंड है। शरद का ऋतु आता है जिसमें थोड़ी ठंड की शुरुआत होती है, फिर बहुत कड़ाके की ठंड होती है जिसमें कोहरा होता है, फिर गर्मी का मौसम होता है जिसमें लू चलती है, गर्मी के पहले बसंत का मौसम आ जाता है। तो हमारे यहां पर मौसम बहुत ज्यादा है। तो सोचिए, जब मौसम बहुत ज्यादा है तो मनुष्य के विचारों में अंतर कैसा आएगा कि कभी चीजें बुरी हो सकती है और कभी चीजें अच्छी हो सकती है। तो हम क्या कहावत कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति हमसे अलग मिलता है, हम कहते हैं भी 5 उंगलियां एक जैसी। ये कहावत हमने कैसे बनाई होगी? क्योंकि हमने चीजों में अंतर देखा। पर आप इमेजिन करिए कि आप सहारा के रेगिस्तान में कई वर्षों से जीवन यापन कर रहे हैं। आप जानते कि पूरे साल भर गर्मी होगी, आप जानते कि साल भर एक जैसी चीजें रहेगी। वहां का कोई परिवार ये कहावत नहीं कहेगा, वो कहेगा कि दुनिया हर जगह पर एक जैसी है, दुनिया के हर नियम सबके लिए एक जैसे हैं, और इस दुनिया को बनाने वाला भी एक ही गॉड होगा। तो डाइवर्सिटी बुरी चीज नहीं है। बुरा क्या है? इनइक्वालिटी। और वो इनइक्वालिटी किसने क्रिएट की है? मनुष्य ने। विविधता किसने क्रिएट की है? नेचर ने, या नेचर के द्वारा वह अफेक्टेड है। तो पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं विविधता को, और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे इन इक्वालिटी को। तो टाइटल डालिएगा विविधता और परिभाषा दीजिएगा, डाइवर्सिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द पीपल। ये पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम।
लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान आदि के आधार पर होने वाली भिन्नता को विविधता कहते हैं। डाइवर्सिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, फूड हैबिट। तो कक्षा छठवीं के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सच में एक अद्भुत चीज बताता है और वो चीज समझाने की कोशिश करता है विविधता और असमानताओं के बारे में। वो स्पष्ट करता है कि विविधताएं प्राकृतिक हैं, असमानताएं कृत्रिम हैं। विविधताएं शरीर और जीवन को अनुकूल बनाती हैं, असमानताएं लोगों के जीवन को प्रतिकूल बनाती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि अमीर और गरीब के कारण जो गरीब व्यक्ति रहा उसका कहीं ना कहीं शोषण हुआ। तो विविधताएं होना जरूरी है, पर असमानताएं होना जरूरी नहीं है। तो क्या आप असमानता को आज से विविधता कह सकेंगे? नहीं, क्योंकि इनइक्वालिटी कभी डाइवर्सिटी नहीं हो सकती है। तो वहां लिखना डिफरेंस बिटवीन इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधता और असमानता में अंतर। विविधता और असमानता में अंतर। तो एक तरफ आप लिखेंगे विविधता और एक तरफ आप लिखेंगे असमानता। ऐसे पर डाइवर्सिटी आप कहेंगे कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट जिस दिन पढ़ेंगे वहां डाइवर्सिटी की परिभाषा मैं अलग दूंगा। वहां मैं डाइवर्सिटी की परिभाषा क्या दूंगा? किसी भी क्षेत्र में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, क्योंकि मैं वहां किस पर फोकस कर रहा हूं? पर्यावरण पर। और ये जो डाइवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं इसमें हमारा टारगेट कौन है? मानव, मनुष्य। तो मैं मनुष्य के अंदर मिलने वाली बात कर रहा हूं। यह और भी सूक्ष्म अध्ययन है डाइवर्सिटी का। तो पहला लिखेंगे विविधता में यह प्राकृतिक होती है, इट इज नेचुरल। दूसरा इधर लिखेंगे आप, यह कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल। दूसरा, यह जीवन को सरल बनाती है, इट्स हेल्प इन द लाइफ। इट्स हेल्प और इजी द लाइफ। लिखना, यह जीवन में कठिनाई उत्पन्न करती है, इट्स क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। इट इज सोशल एंड पॉलिटिकल टाइप। कौन सी? विविधता में तीसरा पॉइंट, यह सामाजिक और राजनीतिक प्रकार की होती है। इट्स मेनली इकोनॉमिकल टाइप, यह मुख्य रूप से आर्थिक प्रकार की होती है। कौन? असमानताएं, यह मुख्य रूप से आर्थिक प्रकार की होती है। राजनीतिक देखते हैं, विचारों का निर्माण। हम जिन विचारों को सही और बुरा मानते हैं वो राजनीतिक थिंकिंग को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बातचीत करें कि रेगिस्तान का कोई क्षेत्र है और वहां पर मैंने एक थिंकिंग डेवलप की कि हम लोग यदि एक ही जगह पर रहेंगे तो हमारा मरना तय है, हमें लगातार अपनी जगहों को बदलना होगा। तब हम कहेंगे कि भाई ये पॉलिटिकल सोच है कि जहां हम एक जगह स्थायी बसना नहीं चाहते हैं, हम इसमें लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। या फिर मैं ये मान के चलूं कि इस दुनिया में सब जगह पर एक जैसी चीजें हैं, तो ये भी मेरी पॉलिटिकल थिंकिंग मानी जाएगी। इसको हम इकोनॉमिकल रूप में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन आर्थिक रूप में कैसे होता है? एक अमीर और गरीब का निर्माण।
आर्थिक रूप में कैसे हो सकता है? किसी को कुछ अधिकार देना और कुछ को अधिकार नहीं देना। फिर लिखना, पुरुष और महिला एक विविधता है। मेल एंड फीमेल इज ए डाइवर्सिटी। एक विविधता है। अब इधर लिखना, इनसे जुड़े पूर्वाग्रह, इनसे जुड़े पूर्वाग्रह असमानता है। एंड प्री अजम्पशन बेस्ड ऑन मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। पुरुष और महिला से जुड़े पूर्वाग्रह, असमानता। इसके लिए मैं एक बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि अधिकतर लोगों ने मूवी देखी होगी, पिंक नाम की। इस मूवी में एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग है। अमिताभ बच्चन का हर एक वाक्य समाज पर तंज है। एक लड़की रात में 10 बजे के बाद जब घर आए तो हम ये कहेंगे कि इसके चाल चलन सही नहीं है। ये चाल चलन और समय कैसे कनेक्ट हुआ? ये चाल चलन और समय का कनेक्शन कैसे हुआ? ये पूर्वाग्रह है, ये प्री अजम्पशन है कि जो लोग देरी से 10 बजे आते हैं वो निश्चित ही सही कैरेक्टर के लोग। एक लड़का 10 बजे आए, क्या ऐसी कोई थिंकिंग है कि लड़का बिगड़ गया है? हाँ, थोड़े बुजुर्ग लोग होंगे तो शायद वो कह सकते एक पद से। पूर्वाग्रह, एक लड़का हंसकर बातचीत करे, कॉन्फिडेंस होकर बातचीत करे तो वो उसका उत्साह और उसका एटीट्यूड, उसका कॉन्फिडेंस बन जाता है। वही अगर ये लड़की बातचीत करे तो ये उनका इशारा बन जाता है। मूवी का वो डायलॉग याद करिए। ये सब क्या चीजें हैं? तो जब पुरुष महिला के बीच में आप पहले से ही कुछ सोच कर बैठेंगे तो वो माना जाएगा असमानता। लेकिन आप उसको स्वीकार करेंगे कि भाई वो एक अलग जीव है, हम एक अलग जीव हैं, हमारे दायित्व अलग है, उनके दायित्व अलग है, लेकिन वह तय वो नहीं करेंगे, मनुष्य का समाज तय नहीं करेगा। तब हम कहेंगे कि वह क्या मान रहा है? डाइवर्सिटी। पुरुष महिला को अलग अलग मानना कोई गलत विचार नहीं है, वो होना चाहिए। लेकिन उस विचारों के आधार पर किसी को कोई अधिकार सौंपना और किसी को कोई अधिकार न देना, वो वास्तव में किसे जन्म देगा? असमानताओं को। तो वापिस आते हैं शब्दों पर। डाइवर्सिटी धर्म का हो सकता है, डाइवर्सिटी विचारों का हो सकता है, डाइवर्सिटी किसी चीजों को मानने और न मानने का हो सकता है, और डाइवर्सिटी वास्तविक रूप में प्रकृति की देन है। डाइवर्सिटी अगर नहीं होती तो शायद हम इस पूरी पृथ्वी पर सस्टेन नहीं कर सकते हैं। डाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। जैसे एक गोरे और काले व्यक्ति का होना क्या कहलाएगा? डाइवर्सिटी। क्या वो असमानता है? लेकिन आप कहे कि काला व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता, तो वह महिलाओं को लंबे समय तक आंदोलन करना पड़ा, निग्रो जनजातियों को लंबे समय तक आंदोलन करना पड़ा कि हमें भी वो सारे राइट्स मिलने चाहिए। तो वो क्या थी? असमानताएं थी। जैसे सोचिए कि अगर इस दुनिया के सारे लोग गोरे होते तो आपको मैं बता दूं कि इस पृथ्वी पर जिस जगह आज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है वो सबसे खाली जगह होती। सहारा में कोई नहीं रहता, ट्रॉपिकल रीजन पूरे खाली बने रहते, संभव ही नहीं था मनुष्य का वहां आवास कर पाना। फिर हमें मैक्सिमम केवल कहां रहना पड़ता? सब ट्रॉपिकल रीजन में। सब ट्रॉपिकल, जो लोग नए हैं, जो पहली बार चीजों को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये पृथ्वी है, इसके बीच में से एक लाइन गुजारी जाती है जिसका नाम होता है इक्वेटर। इस इक्वेटर के ऊपर एक लाइन है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और इसके नीचे एक लाइन है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। इस कर्क और मकर रेखा के बीच के रीजन को आज सीख लेना, इसी को हम नाम देते हैं
ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां का टेम्परेचर हमेशा हाई बना रहता है। और आज का दिन 21 जून इस बात के लिए बहुत फेमस है कि आज सन डायरेक्टली किसके वर्टिकल उपस्थित होगा, परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद अब सन लगातार कहां आना शुरू हो जाएगा? नीचे। मतलब अब इस क्षेत्र में गर्मी की जगह पर ठंड जैसा माहौल शुरू होगा। अचानक नहीं, धीमे धीमे दिन प्रतिदिन बदलाव आपको दिखाई देंगे। सोचो कि इस पूरी पृथ्वी के लोग काले होते तो क्या पूरी पृथ्वी पर जीवन यापन पॉसिबल था? तब भी नहीं संभव था। तब हम यहां पर तो बड़े बसे होते हैं, लेकिन ये जो ठंडे क्षेत्र हैं यहां जीवन यापन करना मुश्किल होता, क्योंकि वहां बर्फ है। व्यक्ति की आसानी से पहचान हो जाएगी, और जब पहचान हो जाएगी तो उसका कोई भी शिकार कर सकता था। तो वहां आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाते। तो याद रखना है कि डाइवर्सिटी का होना कहीं से कहां तक नकारात्मक नहीं है। तो पहले तो आपने डाइवर्सिटी शब्द समझ लिया। धर्म की हो सकती है, लैंग्वेज की हो सकती है, खान पान की हो सकती है, या कई बेसिस पर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं। अब ये डाइवर्सिटी जो दिखाई जा रही है या जो डाइवर्सिटी उत्पन्न हो रही है, उसमें दो बड़े फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। डाइवर्सिटी जो मनुष्य के अंदर प्रेरित हुई है, उसमें पहला फैक्टर है जियोग्राफी। जो जियोग्राफी वो डाइवर्सिटी क्रिएट करती है। जो दूसरा फैक्टर है वह है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब वहां कैसे लोगों ने रहना शुरू किया। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, डाइवर्सिटी अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स। जैव विविधता को दो बड़े कारक प्रभावित करते हैं। सॉरी, क्षमा चाहूंगा मैं, विविधता को दो कारक प्रभावित करते हैं। विविधता जो होती है वो ज्योग्राफी से बहुत प्रभावित होती है। समझिएगा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि धोती हमारे भारत में पहनी जाती है सब जगह लगभग। यूपी के लोग जब धोती पहनेंगे ना, तो यहां पर एक तरीके से पैंट जैसा शेप आएगा, मतलब पैंट जैसी लगेगी आपको धोती की भी। और उसको आजकल तो लोग आर्टिफिशियल भी आ गई हैं, सिल्कर आ जाती हैं। दक्षिण का व्यक्ति ऐसी धोती पहनेगा ना, स्थितियां खराब हो जाएगी उसके लिए। वो धोती केवल क्या कर लेगा? लपेट लेगा। वायु में आर्द्रता बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ गर्मी, क्योंकि वो क्षेत्र नीचे की ओर आएगा। अगर हम बातचीत करेंगे तो वह क्षेत्र तो और भी नीचे की ओर है, ये कर्क रेखा है हमारी, तो ये क्षेत्र यहां पर है, गर्मी और भी ज्यादा है। तो ज्योग्राफी ने उसके पहनावे को बदल दिया, पहला बड़ा परिवर्तन। दूसरा, जब भी आप ठंड के दिनों में महसूस करते तो आप उस समय क्या करते हैं? ज्यादा ऑयली खाना पसंद करते या कम? ज्यादा ऑयली, क्योंकि आप चाहते हैं कि बॉडी में क्या रहे? हीट रहे। साउथ इंडियन खाना खाना, ऑयल नाम की कोई चीज शायद ढूंढनी पड़े तुम्हें। उनका जो सांबर बनता है, उस सांबर में ऐसा लगता है पूरा पानी उंडेल दिया है और दो चार पीस डाल दिए हैं और बोले सांबर है। कोई बुरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बॉडी ऑलरेडी गर्मी महसूस कर रही है, और कितनी गर्मी झेल पाएगा। पंजाब में आ जाइए, यहां पर वो रोटी भी और बनाएंगे और पापड़ भी खाएंगे तो बकायदा पूरी तरह से भीगा हुआ रहेगा पापड़। ये क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर सामान्यतः हमें लो मिलेगा। उसका कारण है क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन से अब ऊपर चले गए। ज्योग्राफी हमारे खान पान पर सीधा असर डालती है। ज्योग्राफी के कारण हमारा पहनावा भी बदलता है। आप देखेंगे कि पंजाबी ड्रेस पंजाब या सिंधु घाटी सभ्यता में पहने जाते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि महिलाओं के द्वारा दक्षिण में या मध्य भारत में साड़ी पहनी जाती है। उसका कारण है धोती वाला वही रीजन।
तो उन्होंने पहनावे को भी ऐसा स्वीकार किया जो वहां के क्लाइमेट के अनुकूल हो, क्योंकि उन्हें वहां देखना। आप जैसे मान लेते मुस्लिम धर्म पर, मुस्लिम धर्म में यहां तक जनरली महिलाएं हिजाब पहनती है, तो केवल महिलाएं नहीं, मुस्लिम धर्म में पुरुष भी पहले इसी तरीके के कपड़े पहनते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि ओरिजिन रेगिस्तान की है, वहां धूल भरी आंधी चलती रहेगी। आपको अगर कोई धूल बंदी आंधी से जब आप घर लौटते तो सबसे पहले आप क्या डिमांड करते हैं? मुझे नहाना पड़ेगा। सोचिए, रेगिस्तान में हर दिन में व्यक्ति 6 बार नहाए तो वहां का जो पानी थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो वहां के लोगों ने कपड़े कैसे पसंद किए होंगे? पूरे पहनना, भाई बॉडी का केवल 2 आंखें दिख सके। पर फिर लोगों ने अपनी मेंटेलिटी बना दी, और क्या बना दिया कि यहां पर अब ऐसा ही आपको कपड़े पहनने हैं। तो ये क्या हो गया? अब पूर्वाग्रह। अब ये क्या पैदा कर लेगा? असमानताओं। असमानताएं विविधता से निर्मित नहीं हुई, लेकिन लोगों ने जब बलपूर्वक उस पर लागू किया। एक उदाहरण देखते हैं भारत के वर्ण पद्धति का। एक कुम्हार है, आज तो ठीक है, पर आज से 300 साल पहले की उम्मीद करिए। एक कुम्हार है और उसका बेटा है। उस बेटे को कुम्हार के काम से ज्यादा चित्रकला में रुचि है या गाने में रुचि है। आप सोचिए कि लोग आए और उसके गाने गाने की प्रक्रिया को बंद करके चले गए। केवल किस लिए? क्योंकि वो कुम्हार है। उसको कहा जाएगा कि तुम ये काम छोड़ोगे नहीं। तो ये क्या है? असमानता, पूर्वाग्रह से प्रेरित। यूपी में आज भी कुछ ठेठ के गांवों में मैंने देखा है कि अगर कोई विशेष पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति किसानी करने चला जाए तो लोग उसके खेत में काम करने नहीं जाते हैं। ये क्या है? पूर्वाग्रह है। तो जब विविधताओं को थोपा जाता है, जब विविधताओं को दबावपूर्ण तरीके से लागू कराया जाता है, तो वहां जन्म लेती है असमानताएं। असमानताओं को कभी विविधता के रूप में परिभाषित करने की कोशिश ना करें। जैसे मैं कई बार जब बहस करता था तो एक व्यक्ति क्या तर्क देता था कि अगर ये असमानताएं नहीं होगी तो आप जियोग्राफी पढ़े हो, जब तक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक तो हवाएं भी नहीं चल सकती। तो जब तक ये असमानता नहीं होगी तब तक तो कोई कार्य ही, ये गलत सोच है। आप विभिन्नताओं में मिलने वाले रूपों को असमानताओं के आधार पर संतुष्ट नहीं कर सकते। जब हवाएं चलती है तो स्थिर थोड़ी होती कि इसी दिशा में चलेगी। उसका जवाब होगा कि हवाएं अपने रुख और दिशा को बदलती, क्योंकि वहां पर दाब उच्च और निम्न प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पर आप तो हवाओं को हमेशा ही एक ही दिशा में रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि हमेशा एक कमजोर व्यक्ति जिंदगी भर कमजोर रहे। मतलब आप विविधता के समर्थक नहीं हो, आप असमानता को मानने वाले व्यक्ति हो। तो पहला कारक है ज्योग्राफी। लिखना, एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी ड्यू टू ज्योग्राफिकल फीचर्स, भौगोलिक लक्षणों के कारण होने वाली विविधता के उदाहरण। भौगोलिक लक्षणों के कारण होने वाली विविधता के उदाहरण। देखो, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, मतलब इसको ऐसा रटना नहीं है। जितना आप बेसिक समझ पाओगे, एक बार की अंडरस्टैंडिंग, और आपको ताउम्र के लिए ये दिमाग में रहना चाहिए। मतलब अब इंटरव्यू जब तक होगा तब तक आप बता सको कि डाइवर्सिटी इज नॉट इन इक्वालिटी, बोथ आर वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। दोनों बहुत अलग अलग विचार हैं। पहला उदाहरण, ठंडे क्षेत्र के लोग, ठंडे क्षेत्र के लोग ऊंचे और गोरे होते हैं। टॉल एंड फेयर पर्सन लिव इन द कोल्ड रीजन। क्या ये लोग अपना फैशन शो इस तरीके का रख सकते हैं कि
किसी दिन सलमान खान के जैसे बॉडी दिखा पाएंगे? क्यों नहीं दिखा सकते? सलमान खान मुंबई में इसलिए बॉडी दिखा पाए, लद्दाख में भेजकर बताइए कि बॉडी एक बार दिखा दीजिए, शायद ना दिखा पाए। कितना प्रभाव पड़ा किसका? नेचर का, भौगोलिक प्रकृति का। दूसरा, गर्म क्षेत्र के लोग गहरे रंग के और छोटे आकार के होते हैं। पीपल लिव इन द हॉट रीजन आर डार्क एंड मीडियम हाइट, मध्यम लंबाई के होते हैं, मध्यम हाइट। अब आप कहेंगे सर हाइट क्यों छोटी हो जाएगी? क्योंकि बॉडी में फैट डिपॉजिट करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, इसलिए शरीर उतना साइज में नहीं बनेगा जितना कि वहां पर बन रहा था। तो जनरली कम ऊंचे। बट यहां एक अपवाद भी है, अफ्रीका के लोग डार्क भी होते हैं और ऊंचे भी। कारण ये है वो अत्यधिक गर्मी में रहते हैं, इसलिए वो अपनी बॉडी से लगातार हीट को रिलीज करके अपने साइज को क्या कर रहे हैं? बड़ा कर देते हैं। तो ये पहला इफेक्ट है किसका? बॉडी पर। दूसरा, खान पान पर आते हैं। रेगिस्तान गर्म या ठंडा, अधिकतर लोग मांसाहारी होंगे। रेगिस्तान और द्वीप पर लिखना, रेगिस्तान और द्वीपों पर रहने वाले अधिकतर लोग मांसाहारी होते हैं। Those people live in the desert and island. Those people live in the desert and island are non-vegetarian. रेगिस्तान तथा द्वीपों पर रहने वाले अधिकतर लोग मांसाहारी होते हैं। जो मैदानी भागों में रहेंगे वो किसका बखान करेंगे? शाक का। वो कहेंगे प्रकृति ने मनुष्य को कैसा बनाया है? शाकाहारी। क्यों? क्योंकि उसके पास इस शाक का उत्पादन सरप्लस है, वो अगर उसको नहीं खाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो लिखेंगे जबकि मैदानी भाग में रहने वाले लोग शाकाहार को पसंद करते हैं, while those live in the plain region prefer veg. मैदानी भाग में रहने वाले लोग शाकाहार को पसंद करते हैं। तो क्या हम लोग उस व्यक्ति के इस अंतर के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो लक्षण आए हैं वो उसके स्थान की देन है, और हमारे अंदर जो लक्षण आए वो हमारे स्थान की देन है। मैं अब एक उदाहरण बता रहा हूं। जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट कैडर मिला, वैसे मिले ना मिले मैं चाहूंगा, लेकिन मान लो मिल गया और आपने चुना और नागालैंड में आपकी तैनाती हुई। तो नागालैंड के लोगों के भोजन में कुत्ते और बिल्ली भी है, और खास करके काले रंग के। उन्हें ब्लैक डॉग कहीं भी दिख जाए वो वही सोचते हैं, जैसे ब्लैक डॉग नाम की एक एल्कोहल होती है, वो सोचते हैं कि वैसा ही ब्लैक डॉग है ये। तो याद रखिएगा, वे लोग अपने नियम और अपने चीजों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके काले रंग के प्रति एक आकर्षण है। तो हम कहते हैं कि वहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि ये कैसे जंगली लोग हैं, नहीं, ये उनका अपना एक रहन सहन है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, एक बड़ा मतलब प्रैक्टिकल उदाहरण। हमारे नॉर्थ इंडिया में जब विवाह होते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में जो विवाह हैं, आबादी काफी ज्यादा थी नॉर्थ इंडिया के मैदानी भागों की, तो विवाह करने के लिए लड़का और लड़की के विकल्प ज्यादा होंगे कि कम? बहुत ज्यादा। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे गांव से विवाह नहीं होगा, हम गांव की लड़की नहीं करेंगे, गांव के ही लड़के से शादी नहीं करेंगे, हम जाएंगे 6 गांव दूर। ठीक है, अब आप रेगिस्तान में हैं, सोचिए ये सहारा का रेगिस्तान है,
ये एक कस्बा है, उससे फिर 100 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में, उस जमाने की बात कर रहे जब कोई बैलगाड़ी भी नहीं है, हम मान के चलिए कि घोड़े और ऊंट के अलावा जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है, एक दूसरी बस्ती है, क्या वहां कोई जिद कर पाएगा कि मैं अपने गांव के, अपने कस्बे के लड़के या लड़की से विवाह नहीं करूंगा? यहां के लोगों की मजबूरी क्या होगी? अपने ही क्लोज रिलेशन में विवाह करवाएं। अंतर हो जाता है बहुत बड़ा, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत प्रभाव डालती है रिलेशनों को भी। तो ब्लड रिलेशन पर भी किसका प्रभाव है? ब्लड रिलेशन पर भी ज्योग्राफी का। तो हमारी मान्यता बन गई। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में आज भी विवाह जब होते तो बहुत चीजें देखी जाती हैं, पर अगर हम यही कल्चर देखेंगे इजिप्ट में, मिस्र में, तो हम कहेंगे कि भाई मिस्र में सगे भाई और बहन की शादी होती थी इजिप्ट में। क्यों? क्योंकि वहां दो चीजें थी, एक तो ज्योग्राफी और दूसरा पावर। वो नहीं चाहते थे कि राज घराने में कोई तीसरा परिवार शामिल हो। तो ये जो चीजें डेवलप हुई, इसके पीछे भी कौन था? ज्योग्राफिकल रीजन थे। हमारे अंदर जो लैंग्वेज आते हैं, लैंग्वेज पर भी देखना कितना प्रभाव पड़ा हमारी लैंग्वेज में। जैसे अगर आप कभी अंग्रेजी सॉन्ग सुनेंगे ना, तो अंग्रेजी सॉन्ग की खासियत होती है कि वो आपके दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करता है, गाना चल रहा है और आप काम कर सकते हैं। हिंदी सॉन्ग में आप अगर गाना सुन रहे हैं तो काम नहीं कर सकते। जैसे आप देखना, आपने कभी इस बात पर गौर किया कि किसी मॉल के अंदर जाते हैं, कपड़ों की दुकान पर जाते हैं दिल्ली में, तो वो अंग्रेजी गाने सुनाते रहता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो अच्छे गाने, किसी को समझ में भी नहीं आ रहे हैं, पर एक्चुअली संगीत जो अंग्रेजों का है या ब्रिटिशर्स का है, वो संगीत सॉफ्ट रहा। उसके पीछे का जियोग्राफिकल रीजन, क्योंकि इस दुनिया का सबसे अनुकूल वातावरण यदि किसी को मिला तो वह यूरोप के लोगों को मिला। बेहतर, ना कठोर इन्वायरमेंट है, ना बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि गर्मी है, ना बहुत ज्यादा ठंड है। तो इनके स्वर भी कैसे रहे? ना बहुत ज्यादा चुभने वाले, ना बहुत ज्यादा शांत वाले, बिल्कुल मध्यम। हम लोगों ने बहुत कठोर गर्मी भी झेली और हमने बहुत कठोर ठंड भी। इसलिए जो संगीत में सुर भारतीयों के होते हैं, शास्त्रीय संगीतों में, वो बहुत ही गहराई तक, मतलब अगर आपको चुभने लग जाए तो बहुत अंदर तक चले जाएंगे और आपको फील कराएंगे कि इसे कहते हैं संगीत। तो ये चीजों में अंतर क्यों आया? हमारे अंदर की विचार धाराओं के कारण। वास्तविक रूप में ज्योग्राफी आपको कई प्रकार से विविधता लाने के लिए मदद करती है। और ये क्यों आता है आपके अंदर? ताकि आप उस क्षेत्र में बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सको। दूसरा रीजन, विविधता पर इतिहास का प्रभाव। विविधता पर इतिहास का प्रभाव, द इंपैक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑन डाइवर्सिटी। अब जैसे कि हमारे देश में आलू, तंबाकू, ये हमारे देश का नहीं है, लेकिन जब कोई लाया और यहां पर अच्छी तरह से ग्रो करने लगा तो हमने उसे अपने पोषण में शामिल किया। जैसे इसका उदाहरण समझिएगा, आलू वास्तविक रूप में किस देश का है? पुर्तगाल का है। पुर्तगाल में आलू खरीफ के मौसम में बोया जाता था। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल में खरीफ के मौसम में इतनी गर्मी होती है जितनी हमारे यहां पर ठंड होती है। आलू हमारे यहां कौन से मौसम में बोया गया? रबी के मौसम में। तो ये जो आलू आया, ये वास्तविक रूप में नेचर ने हमें नहीं दिया, ये हमें लोगों ने ला कर दिया। अब जैसे लोगों के आने के कारण भी हमारे नियम बहुत बदले। केरल पे आ जाते हैं आप, केरल में 5 धर्म के लोग देखेंगे, मुस्लिम भी, ईसाई भी, बौद्ध भी और हिंदू भी, और अन्य कुछ और धर्म भी। उसका कारण क्या है? केरल का इतिहास। आप केरल पर गौर करिए, केरल एक ऐसी जगह रही है
जहां सबसे ज्यादा मात्रा में क्या उगता है? मसाले। और पूरे मसाले की मांग केवल केरल में नहीं, पूरे विश्व में थी। आइए जरा समझते कहानी को, तो इतिहास का प्रभाव समझ में आएगा। केरल में मसालों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो पूरा यूरोप माना जाता है कि पहली बार जब मोहम्मद ये जो सॉरी ईसा मसीह के धर्मदूत थे थॉमस, आपने सुना होगा कि पहली बार कौन यूरोपियन व्यक्ति भारत आया था? वास्को डे गामा। गलत है। पहला भारत आने वाला व्यक्ति थॉमस था। धर्म के अनुसार वो समुद्र के मार्ग से नहीं आए थे, वह आए थे स्थल के मार्ग से। तो लगभग केरल में ईसाई धर्म कब पहुंचा था? 1498 में नहीं, 2000 वर्ष पहले। कौन व्यक्ति केरल में इस धर्म का प्रचार करने गया? थॉमस। इन्हें कहा जाता है ईसा मसीह के धर्मदूत। ये पहले व्यक्ति थे जो केरल में आए थे। अब जब ये केरल में आएंगे तो यह उन विचारों का प्रसार करेंगे जो शायद केरल के लिए नया हो। आज भी केरल में जो लोग मछली पकड़ते हैं ना, उनके मछली के जाल को चीनी जाल कहते हैं। अब ये शब्द चीनी वहां क्यों जुड़ गया होगा? क्योंकि चीन के लोग भी मसाले खरीदने के लिए केरल पहुंचे होंगे। तो वहां के लोगों में कई सारे शब्द, कई सारे रहन सहन की बातें, कई उनके भोजन की पद्धतियां कहां से आई? विश्व के बाकी देशों से। तो ये बाकी देश कहां से जुड़े हैं? इतिहास से। हमें उस क्षेत्र की हिस्ट्री पढ़नी होगी कि उस जगह पर कौन कौन आया जिसके कारण वहां के लोग इस प्रकार का जीवन यापन करने लगे। वहां के कई सारे सामानों के नाम चीन के सामानों पर, ईसाई धर्म से जुड़े हुए चीजों पर रखा गया है। तो ये जो उनके अंदर नई चीजें शामिल हुई है, किसने दिलाई? ये इतिहास से आए हुए लोगों ने। तो इतिहास लोगों के अंदर कई प्रकार के जो बदलाव आज आपको दिख रहे हैं, वो आपको पता चलेगा कि ये अपने खुद के नहीं हैं, वो कहां से आए हैं? विदेशों से आए हैं। तो पहला लिखना, किसी क्षेत्र पर व्यापार का प्रभाव। इतिहास में पहला लिखेंगे, किसी क्षेत्र पर व्यापार का प्रभाव। ट्रेड इफेक्ट ऑन ए पर्टिकुलर रीजन इंक्रीज द डाइवर्सिटी। किसी क्षेत्र पर व्यापार का प्रभाव विविधता को बढ़ाता है। क्योंकि व्यापारी अपने साथ खान पान, पोशाक, संस्कृति और धर्म को भी ले जाते हैं। बिकॉज ट्रेड एंड businessmen also took their food, dress, culture and religion with them. अब जब ये चीजें वहां पहुंचेगी तो असर तो पड़ेगा वहां की स्थानीय विचारों पर, वहां के लोगों की मानसिकताओं पर। क्योंकि वे लोग अपने साथ खान पान, पोशाक, संस्कृति और धर्म को भी ले जाते हैं। लिखना, स्थानीय लोग इनमें से कुछ बातों को अपने अंदर शामिल कर देते हैं। स्थानीय लोग, द लोकल पीपल यूज टू इनकॉर्पोरेट सम ऑफ दिस थिंग इन देयर लाइफ। स्थानीय लोग कुछ बातों को इसमें से अपने भीतर शामिल कर देते हैं। अब यहीं पर उदाहरण याद आना चाहिए अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने इन्हीं बातों को बलपूर्वक लागू किया। इससे क्या पैदा हुआ? असमानता। किनके बीच में? भारतीय और
अंग्रेजों के बीच में, क्योंकि मैंने कहा कि जब भी डाइवर्सिटी खुद एक्सेप्ट करे तो वो डाइवर्सिटी है, लेकिन उसको लागू करवाया जाए तो वो क्या कहलाएगा। जैसे इसका बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, जब हम लोग दातोन करते थे नीम की लकड़ी से, तो उस व्यक्ति को अंग्रेजों ने कहा कि यह असभ्य है, और उसकी विचारधारा को उसने क्या करवाया, सभ्य डिक्लेयर करवाया। तो ये क्या उत्पन्न किया हम लोगों ने, असमानता। इस चैप्टर का मेन मकसद है कि विद्यार्थी ये समझे। सोचो, कक्षा 6वीं के विद्यार्थी को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कोई व्यक्ति आपसे अलग विचार रखता है, कोई व्यक्ति आपसे अलग तरीका अपनाता है, कोई व्यक्ति आपसे अलग खाना खाता है, कोई व्यक्ति आपसे अलग तरीके के कपड़े पहनता है, तो ये उसका और आपका अंतर जरूर है, लेकिन यह विविधता का है, उसके भेदभाव का अंतर नहीं है। बहुत खूबसूरत तरीके से कक्षा 6वीं के इस पहले यूनिट में जो भी राइटर उसने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति आपको अलग दिख सकता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह आपसे उच्च या निम्न है। आप ये नहीं मान सकते कि वह आपसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर है, और अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो यह आपका पूर्वाग्रह, और यही पूर्वाग्रह किस बात को जन्म लेगा, और यही असमानता धीमे धीमे लोगों के अंदर क्या उत्पन्न करेगी, भेदभाव। यही भेदभाव उत्पन्न करेगा नफरत को, और यही नफरत फाइनली निर्मित करेगी आइसोलेशन को। हर व्यक्ति फिर अपने क्षेत्र की मांग करना शुरू कर देगा। तो वास्तविक रूप में ये जो मांगे उत्पन्न होती है कि हमारा ये क्षेत्र है, हम ये चीज पसंद करते हैं, हमारा ये भगवान है, हमारा ये इष्ट देव है, ये सब कहां से उत्पन्न हो रहा है, जब उस विविधता को वो लोग जबरदस्ती लागू करवाने की कोशिश करते हैं। हर जगह पर झगड़ों की जड़ आपको विविधता लगेगी, लेकिन वास्तविक रूप में वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसमें स्वयं की स्वीकृति होती थी, लेकिन जब उसको दबावपूर्ण तरीके से लागू करवाया जाएगा तो वहीं से उत्पन्न होंगे असमानताओं के बीच। तो क्या असमानता और विविधता में पूरी क्लैरिटी आ रही कि हम कहां से बातों की शुरुआत करते हैं। तो जहां प्राकृतिक चीजें आएगी वहां हम कहेंगे कि वो विविधता है, और जहां पर उसे दबावपूर्ण करवाया जाएगा वहां उत्पन्न हो जाएगी असमानताएं। लिखिएगा अब इसमें एक उदाहरण इन्होंने दिया है लद्दाख का। तो लद्दाख में कुछ इंपॉर्टेंट पहलू, जैसे अब मान लीजिए मैं यूपीएससी का पेपर बना रहा हूं, तो अब मैं सवाल क्या बनाऊंगा समझना। मान लो मुझे एनसीईआरटी की किताब में से सवाल बनाने का आदेश है, तो मैं एनसीईआरटी पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि एनसीईआरटी एक पीजी किया हुआ, पीएचडी किया हुआ व्यक्ति एनसीईआरटी को पढ़ेगा नहीं, लेकिन वो पन्ने जब पलटाएगा तो कुछ बड़े बिंदुओं पर ध्यान जाएगा। जैसे उसका ध्यान जाएगा लद्दाख पर, उस लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी उसने दी है। एक चित्र दिया हुआ है यॉक का, एक चित्र दिया हुआ है पश्मीना भेड़ का। सवाल कहां से क्रिएट कर देगा वो, भारत में मिलने वाली पश्मीना भेड़ किस जगह पर पर्याप्त मात्रा में मिलती है, कहां उसका उपयोग व्यापार के लिए करते हैं, या उसके प्रोडक्ट की बात आ जाएगी, या जोड़ी बनाने का सवाल आएगा। तो हमें क्या करना है एनसीईआरटी में, वो जो डायग्राम है उसके मूल बिंदुओं को समझना है। तो टाइटल डालेंगे लद्दाख। लद्दाख के बारे में पहले कुछ बातें सुन लीजिए शायद जो नहीं है। हमारे देश में दो तरीके के मरुस्थल है। जनरली हम लोग जब मरुस्थल कहते तो दिमाग में एक ही बात आती है, थार का रेगिस्तान या गर्म मरुस्थल। लेकिन हमारे देश में मरुस्थल कितने हैं, दो। एक रेगिस्तान गर्म वाला है और दूसरा शीत रेगिस्तान है लद्दाख वाला। तो याद रखना, क्योंकि लद्दाख में पूरे साल भर में कितनी बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर। वही बारिश जैसलमेर में भी होती है, पर हम लोग उसको कभी भी इतना ध्यान नहीं दिए। तो पहला लिखेंगे भारत का रेगिस्तानी प्रदेश, भारत का ठंडा रेगिस्तान कहिए, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। मेनली लोग यहां पर भेड़,
बकरी और याक का पालन करते हैं। भेड़, बकरी और याक, शिप, गोट और याक। याक तो शायद देखा है ना कई लोगों ने कि नहीं देखा है याक को? नहीं देखा हो तो मुझे बताना, मेरे अपने पास डिजिटल बोर्ड है, सब चीज दिखा दूंगा मैं। नहीं देखा है मैं दिखा दूंगा अभी, पर इसके पहले एक और चीज समझ लीजिए। सवाल यह है कि भाई आप लोगों के मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर रेगिस्तान है तो क्या बकरी पालन हम लोग जैसलमेर में कर सकते हैं? घास नहीं है। सवाल खड़ा होना चाहिए था आपके मन में कि सर एक तरफ तो आप रेगिस्तान कह रहे हैं, बकरी पालन के लिए जरूरी क्या है? घास। यहां घास के मैदान हैं। यहां पर मिलने वाले उन घास के मैदानों को कहा जाता है मर्ग। ब्रैकेट में लिख देना, ग्रास लैंड, घास के मैदान मिलते हैं, उन्हें मर्ग कहते हैं। मर्ग, हाँ मतलब जो भी मर्ग। तो याद रखना कि जहां भी भेड़ बकरी आएगी वहां मर्ग की बात आएगी। ऑब्वियसली दूध और मांस के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर पश्मीना, लद्दाख के लोग पश्मीना शाल बनाते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। यहां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पश्मीना में अगर ऑप्शन यूपीएससी कठिन करना चाहे तो लिख दे ऑप्शन ए लद्दाख और ऑप्शन बी कश्मीर। तो शायद कई किताबों में लिखा मिलेगा कश्मीर। कारण यह है कि पहले 2020 में लद्दाख और कश्मीर क्या था, लेकिन अब यदि प्रश्न बनेगा तो अब उत्तर आएगा कि वह पश्मीना कहां की है। लिखना है इस पॉइंट को। तो पश्मीना भेड़, पश्मीना शिप लद्दाख में मिलती है। लद्दाख में मिलती है पश्मीना भेड़। शॉल जो है वो शॉल ही पश्मीना, जैसे हम कहते नहीं भी कांचीवरम की साड़ी, तो वो कांचीवरम में बनी है। हम कहते हैं बनारस की साड़ी, तो वो बनारस में बनी है। पश्मीना शॉल वो पश्मीना के ऊन से बनी है। और पश्मीना कौन है मैं बता देता हूं। पश्मीना आपने देखी है, 3 इडियट मूवी देखी है। 3 इडियट मूवी में वो आखिरी सीन याद करिए जिसमें एक लड़का साइकिल से बाल काट रहा है, वो पश्मीना ही थी। वो जो भेड़ दिखाई गई थी वो पश्मीना ही थी। आइए जरा एक नजर में आपको दिखा दूं। आइए देख लीजिए 2-3 जो चीज है हमारे पास। देखना कहां YO क्या था स्पेलिंग, नहीं कोई बीच में साइलेंट है L के। हाँ ये देख लीजिए, इस जीव को कहते हैं घरेलू याक, मतलब इसका पालन किया जा सकता है। इस क्षेत्र में मिलने वाली, क्या इसका भी ऊन यूज होता है? तो नहीं, ये तो उसको उस वातावरण में अनुकूल बनाने के लिए जरूरी है क्योंकि वहां का तापमान बहुत ही निम्न है। पश्मीना की खासियत क्या है कि वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में इसका ऊन का निर्माण हो पाता है। अब देखना, पश्मीना ये देख लीजिए, पश्मीना गोट है ये, पश्मीना गोट, पश्मीना शिप। पहले देख लीजिए गोट ना निकल जाए, ये भी देखना है। शिप और गोट अलग अलग होती है। पश्मीना शॉल गोट ही है, वो लिखना है गोट। पश्मीना शिप देखने दो मुझे, नहीं है, गोट ही है वो, बकरी है वो, भेड़ नहीं है। लिखिएगा, नहीं वो शिप लिखा हुआ है लेकिन वो बकरी है। ये बकरी का लक्षण होता है जो कैरेक्टर बायोलॉजिकल है।
पश्मीना बकरी, वो गुर्जर, ये हैं गुर्जर और बक्करवाल जनजातियां, वो भी दिखा देते हैं। वो घुमक्कड़ जनजाति मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली, बक्करवाल, बक्करवाल, यही लोग है बक्करवाल लोग। बक्करवाल विलेज, ये हमारा वाला आ गया है, बक्करवाल कास्ट। ये जनजाति हैं, ये है बक्करवाल लोग। ये जो समूह है, ये लोग खाना बदोश मतलब एक तरीके से घुमक्कड़ जीवन यापन करने वाले लोग। नहीं, ऐसा दिखने में लग रहा है कि पाकिस्तान के लोग होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए वापिस लद्दाख। लद्दाख के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह बताई है कि भारत से जितने भी पुराने समय में लोग आते थे एशिया से, तो वो सारे के सारे लोगों के आगमन का बड़ा कारण है लद्दाख। लद्दाख के क्षेत्र में कई घाटियां हैं, और यही घाटियां पूरे एशिया के साथ किसको जोड़ती थी? भारत को। मतलब पुराने जमाने में भारत में जो एंट्री होती थी, एक तो सिंधु का मार्ग था, लेकिन अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो जो पल्लव के लोग आए थे, शक लोग आए थे, वो लद्दाख के मार्ग से आए थे। और इसी कारण से जो बौद्ध धर्म है उसका जब विस्तार हुआ तो वो इधर नहीं हुआ, बल्कि बौद्ध धर्म किधर गया? पहले तिब्बत से, चीन से, फिर इधर के देशों में कंबोडिया, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इन सभी जगह पर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, क्योंकि इस जगह पर शायद उस समय पहले से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद किसी और धर्म का प्रभाव उत्पन्न हो गया हो, इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ता चला गया। तो लद्दाख एक ऐसी जगह है जो भारत को पुराने जमाने में पूरी दुनिया से जोड़ती थी, क्योंकि यहां कई घाटियां हैं। और इसी कारण से लद्दाख में इस्लाम धर्म सैकड़ों साल पहले आ चुका था। लिखना नहीं है ये पॉइंट। आज भी इस क्षेत्र में मुसलमानों की भी आबादी और बुद्ध धर्म के भी अनुयायी है। तो दो लिखना, लद्दाख में मुस्लिम और बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की अधिकता है। मुस्लिम एंड बुद्ध रिलीजन इज डोमिनेंट रिलीजन इन द लद्दाख। लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में मिलते हैं। ये देख लीजिए, पश्मीना शाल बुनती हुई महिलाओं के फोटो दिए हैं एनसीईआरटी ने। वहां पर रोजी रोटी का यही एक विकल्प रहता है। अब दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है केरल का, विविधता को समझाने के लिए कि एक भारत का उत्तरी भाग है और एक भारत का दक्षिणी भाग है। आइए पहले तो मैं आपको जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा सा भारत दिखा दूं, क्योंकि कई सारे लोगों को भारत में केरल शब्द उपयोग करने पर दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि ये बात कहां की है। अच्छा नहीं बनाए, ये तो भयानक बन गया है। कोई बात नहीं, मैं दो हिस्सों में बना देता हूं, मैं दो हिस्सों में बना देता हूं। पहले ऊपरी हिस्सा अलग कर देते हैं। सबसे पहले भारत में ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है लद्दाख। ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाएगा
जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग क्षेत्र है इसमें भी। फिर इसके बाद आप आएंगे इस क्षेत्र पर, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। ये एक राज्य बनेगा जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद अब उधर बाद में जाएंगे, पहले इधर आते हैं। हिमाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा, उसके ठीक नीचे वाला हिस्सा कहलाता है पंजाब। इस पंजाब के नीचे मतलब ये वाला हिस्सा हरियाणा। इसी हरियाणा का एक छोटा भाग दिल्ली, और ये जो पंजाब हरियाणा के बीच का कॉमन हिस्सा है ये कहलाता है चंडीगढ़। फिर आपका ये हिस्सा पूरा का पूरा, इस हिस्से में नीचे तक का ये भाग। अब आइए आप उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र, इससे जुड़ा हुआ क्षेत्र बिहार के नीचे, इसके बाद ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र वेस्ट बंगाल, पश्चिम पूर्व में है लेकिन नाम पश्चिम बंगाल। उसके ठीक नीचे ओडिशा, उड़ीसा, ये वाला पूरा क्षेत्र यहां तक का मध्य प्रदेश, ये वाला क्षेत्र, ठीक इसके नीचे वाला हिस्सा तो ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र। इसमें एक छोटा सा क्षेत्र गोवा के ठीक नीचे, कर्नाटक के नीचे ये वाला हिस्सा, ये दो हिस्सों में बटा है। तेलंगाना, ठीक है। अब इस पर आ जाते हैं। ये वाला हिस्सा जो अंगूठा है, ये वाला हिस्सा, इसके बीच में से मुख्य मैदानी भाग, यहां पर नागालैंड, मणिपुर, और यही नीचे यहां का एक हिस्सा और यहां का हिस्सा। तो जब हम बात करते हैं भारत की, तो एक इमेज आपके अंदर ये बननी चाहिए, ये याद होना चाहिए आपको इस तरीके से, क्योंकि पूरे के पूरे पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, जब हम किसी भारतीय हिस्से की बात करेंगे, जैसे हमने कहा लद्दाख, तो दिमाग में आया, हमने कहा केरल, तो ये इमेजिन होना चाहिए। और इस तरीके से आपको ये मैप हमेशा याद होना चाहिए कि सबसे पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, फिर इधर से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, नीचे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ये छोटा सा हिस्सा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो जब हम असम कहेंगे तो इमेजिन होना चाहिए कि हम भारत के किस हिस्से की बात कर रहे हैं। जब हम केरल कह रहे हैं तो अब हम सीधा कहां पहुंच गए हैं, सबसे दक्षिणतम हिस्से में। लिखेंगे इसमें, केरल प्राचीन काल से ही मसालों के लिए जाना जाता है। केरल हैज बीन मेजर सेंटर ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम पीरियड। प्राचीन काल से ही मसालों के रूप में जाना जाता है। लगभग 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म यहां पर
थॉमस के द्वारा लाया गया। ड्यू टू दिस ट्रेडर क्रिश्चियनिटी कम टू केरल अबाउट 2000 ईयर एगो। मतलब आपके दिमाग में जो वास्को डिगामा था उसके पहले भी एक व्यक्ति आना चाहिए, थॉमस। थॉमस कौन था? ईसा मसीह का उस जमाने का मतलब शिष्य। जैसे हमने सुना होगा बुद्ध के कई शिष्य थे, तो जब बुद्ध उपस्थित थे तब की बात है। तो मतलब ईसा मसीहा जब जीवित थे तब उन्होंने अपने एक शिष्य को कहां भेजा था? भारत। क्या यह समुद्र मार्ग से पहुंचा था? लिखेंगे 2000 साल पहले ईसाई धर्म पहुंचा था। शायद अगर पहली बार यूपीएससी ये सवाल पूछ ले कि केरल में ईसाई धर्म कब पहुंचा, 400 साल पहले, 2000 साल पहले, 500 साल पहले, तो अधिकतर लोगों के जहन में आएगा 1498, जब कौन पहुंचा था। पर वास्तविक रूप में केरल में ईसाई धर्म का पहला अनुयायी थॉमस था। पुर्तगालियों ने समुद्र के मार्ग की खोज की थी और समुद्र के मार्ग से भारत को ढूंढा था। इसलिए हम कहते हैं कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। लेकिन भारत की खोज मतलब समुद्री मार्ग से भारत की खोज, क्योंकि स्थलीय मार्ग से तो भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। किनके साथ? अफ्रीका के साथ, एशिया के बाकी देशों के साथ, लेकिन यूरोप के साथ, लेकिन उत्तर अमेरिका के साथ, दक्षिण अमेरिका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। मतलब कभी भी हम कहेंगे हिस्टोरिकल रिलेशन हमारे किनके साथ रहे? अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ या एशिया के साथ, लेकिन हमने कभी उत्तर अमेरिका के साथ ऐतिहासिक संबंध स्थापित नहीं किए। कारण यह है कि उत्तर अमेरिका के बारे में जानकारी पहली बार कोलंबस ने लोगों को दी, वो कभी जुड़ा हुआ ही नहीं रहा इसके पहले कल्चरली। वहां पर इसके पहले कोई धर्म ही नहीं था। किसके पहले? कोलंबस के पहुंचने से पहले। लिखना। इसी प्रकार अरब के व्यापारियों के कारण यहां इस्लाम धर्म आया। इस्लाम रिलीजन कम हियर बिकॉज ऑफ अरब ट्रेडर्स। आज भी केरल की सबसे ज्यादा आबादी कौन सी है? केरल में सबसे ज्यादा किस रिलीजन को मानने वाले लोग हैं? मुस्लिम को। केरल में 70%, 60% मुस्लिम हैं। तो केरल का मुख्य धर्म मुस्लिम रहा। केरल में जो किसान होते थे, मोपला आप सुना होगा ना, मोपला विद्रोह। तो पिछले साल भारत सरकार ने मोपला विद्रोह को स्वतंत्रता के आंदोलनों से अलग कर दिया, क्योंकि भारत सरकार का मानना है कि मोपला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, वहां के जमींदारों के खिलाफ था। कहां के? केरल। क्योंकि वहां के किसान को मोपला कहते थे। जमींदार थे हिंदू और किसान थे मुस्लिम, बहुल आबादी। तो उनका कहना है कि भाई ये जो विद्रोह हुआ ये अंग्रेजों से लड़ाई का विद्रोह नहीं था, बल्कि यह जमींदार मतलब हिंदू और मुस्लिम धार्मिक दंगों का विद्रोह था। इसलिए भारत सरकार ने मोपला विद्रोह को कहा कि वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल, और फिर सिलेबस से रिमूव करवाया गया। तो मोपला विद्रोह को अब हम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह नहीं मानते। भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग ढूंढने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा कब आया था? 1498। ये अच्छा वर्ष नहीं है भारत के लिए, काश ये नहीं आता। बहुत भयानक प्रभाव पड़ा। मतलब आपको मैं बताऊं, उस जमाने में पूरे विश्व में अगर 100 चीजें खरीदी या बेची जाती थी तो उसमें 33 चीजें कौन सी होती थी?
आप इमेजिन तो करिए, आज के दौर में अगर पूरे विश्व में 100 चीजें बेची जाती है और कितनी चीजें भारतीयों की हो उसमें 33, तो आज ही हम संपन्न हो जाएंगे। जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए तो 100 चीजों में हमारा योगदान एक रह गया था। मतलब इन अंग्रेजों ने हमें कितना लूटा? 32% अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में हमारी हिस्सेदारी। आज भी हम कितने तक पहुंच पाए हैं? अब केवल 2.4 2.5%। अब हम 3 तक पहुंचने वाले। पर एक सोचो, हमारे पूर्वजों का कितना ज्यादा वो आज तड़प रहे होंगे कि कैसी पीढ़ियां बनाकर भेज दी भारत में, अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं। नहीं तो हमारा जमाना होता था कि हर 100 में तीसरी चीज, हर 3 में एक चीज भारतीयों की होती थी। फिर वो कई प्रकार की रहती थी। फिर कई धर्म के लोग आते, लेकिन यहां डोमिनेंट जो धर्म है वह मुस्लिम है। यहां 5 धर्म के लोग मिलेंगे, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध। केरल के तटीय इलाकों में जो मछली का जाल इस्तेमाल होता है वो चीन के जाल जैसा दिखता है, इसलिए उसको क्या नाम दिया? चीन वला। ये शब्द लिखना है, चीन वला, चाइना वाला। मछली का जाल जो केरल में उपयोग होता है, चीन वाला डैश करके, मछली का जाल जो केरल में उपयोग होता है। अब आपको मैं एक चीज समझाऊं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें ये बताता है कि किसी भी जगह पर जो शब्द आते हैं उस शब्द पर भी वहां के आने वाले लोगों का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसी ने चीन अगर नहीं देखा होगा, चाइना के बारे में सुना नहीं होगा, तो ये नाम कभी आ ही नहीं सकता है। इसी टाइप में तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक बर्तन का नाम क्या है? चीना चट्टी। तो दूसरा नाम लिखना, चीना चट्टी। वेसल यूज फॉर फ्राइंग, तलने के लिए उपयोग होने वाला बर्तन, तलने के लिए उपयोग होने वाला बर्तन चीना चट्टी, चीना चट्टी। तो केरल और चीन के बीच बहुत पुराने संपर्क रहे होंगे, इस बात से प्रमाण मिलता है। केरल में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है, और ओनम देख सकते हैं, ये होती है कंपटीशन। किस बात का? नाव की रेस होती है, और नाव में एक साथ सभी लोग चप्पू चलाते हैं, पर उसके भी पूरी फ्रीक्वेंसी होगी। मान लो कोई भी व्यक्ति का रिदम बिगड़ गया तो नाव उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यह त्योहार कहलाता है ओनम। तो ओनम शब्द क्या बन सकता है? मान लो मैं पेपर बना रहा हूं या आप पेपर बना रहे हैं, क्या यहां एक ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं बन सकता है? ओनम, यह त्योहार भारत के विशिष्ट भाग में मनाया जाता है, इसके बारे में कौन से कथन सही है? पहला कथन केरल का है, दूसरा कथन वास्तविक रूप में नाव प्रतियोगिता को दर्शाता है। इस तरीके से कुछ और कथन जोड़ दे तो लिखेंगे ओनम, केरल में मनाया जाने वाला फेस्टिवल, केरल का राज्यीय पर्व, राष्ट्रीय नहीं राज्य पर्व है। केरल में मनाया जाने वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट इन केरल एंड इट इज द बोट कंपटीशन, नाव प्रतियोगिता। केरल का राज्य पर्व है ये, और कब मनाया जाता है? सितंबर में, सितंबर में। अब आते हैं भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। टाइटल डालिएगा, भारत में विविधता। भारत में विविधता में जब भी शब्द आए तो एक व्यक्ति हमेशा भारत की विविधता से जुड़े रहेंगे, जिन्होंने भारत की विविधता पर लेख लिखा या एक किताब में वर्णन किया। कौन है वो? विविधता को बताने वाले भारत में पंडित
जवाहरलाल नेहरू, उनकी किताब का नाम भारत एक खोज। उसमें वो लिखते हैं कि भारत की विविधता भारत पर थोपी नहीं गई है। ये इस बात को बताना चाह रहे हैं कि भारत में आज भी अलग अलग लोगों के प्रति हमारे मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि हमें उसे किसी ने लागू करवाया, बल्कि हमने उसे प्राकृतिक रूप से एक्सेप्ट किया है। तो टाइटल डालिएगा भारत की विविधता में, सीधा नाम लिखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब भारत एक खोज में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब भारत एक खोज में पहली बार इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट टू यूज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले अनेकता में एकता, तो वहां लिखना उन्हीं का कथन था, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में विविधता का क्या प्रमाण दे सकते हम लोग? अगर आपसे पूछे कि भारत में विविधता है, तो आपको मैं अब आंकड़े दे रहा हूं, अद्भुत है। मतलब इन आंकड़ों को देखा जाए तो सोचा जाता है कि यार ये जमीन कैसी होगी, मतलब हम तो रहते हैं तो हमें उतना अचरज नहीं लगता, लेकिन यही बातें जब कोई दूसरे देश का व्यक्ति सुनता होगा तो उसको लगता होगा कि ये लोग एक साथ रह कैसे रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो मैं आंकड़े बता रहा हूं भारत की विविधता के। भारत की विविधता में दुनिया भर में 8 धर्म हैं, भारत के अंदर 8 मिलते हैं। भारत में कितनी भाषाएं हैं? अनुसूची में कितनी भाषाओं को जगह दी हमने? 22। पर रियल में भाषाएं कितनी हैं? उनकी गाने हैं, उनकी कविताएं हैं, उनका व्याकरण है बकायदा। ठीक है, कुछ पुरानी, कुछ नई, कुछ कम, कुछ ज्यादा है। अगर बोलियां जोड़ दूं मैं इसमें तो हजारों में है। बोली और भाषा जानते होंगे, भाषा में कोई ना कोई लिखित सामग्री मिलेगी, उसका व्याकरण होगा। बोली में ऐसी कोई चीजें नहीं होती। बोली आपके अपने घर के आसपास ही आप देखते होंगे कुछ जगह पर, जैसे हिंदी। इंदौर वाले व्यक्ति की हिंदी सुनी है आपने कभी? इंदौर वाले व्यक्ति की हिंदी सुनना, आप कहोगे सर ये कौन सी हिंदी है? वो जैसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इंदौर में मैं काफी लंबे समय तक रहा हूं, तो इंदौर का व्यक्ति क्या बोल रहा भाई, ये जो शब्द है वो हिंदी बोल रहा है, पर वो हिंदी में भी बहुत बदलाव है। आप कभी यूपी वाले व्यक्ति की हिंदी सुनना, और उससे भी खतरनाक कभी आप मराठी वाले व्यक्ति की हिंदी सुनना। मैं मराठी हूं लेकिन मैं हिंदी अलग है मेरी, लेकिन आप अगर जो मराठी प्रॉपर मराठी क्षेत्र का है उसकी हिंदी सुनेंगे तो आप कहेंगे, आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये व्यक्ति मराठी होगा इसलिए हिंदी ऐसी बोल रहा है। यूपी के व्यक्ति की भी हिंदी आइडेंटिफाई हो जाएगी, वैसे ही एमपी के व्यक्ति की भी हिंदी आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो हिंदी में ही हमारे पास विविधता मिल जाती है। मास्क ले लीजिए, पंजाब वाले व्यक्ति की भी हिंदी अलग होती है बिल्कुल। उस हिंदी में बीच बीच में आपको पंजाबी शब्द मिल ही जाएंगे। मास्क ले लीजिए, आपके यहां पर मास्क शायद ही कई लोग ना बोलते हो, हमारे यहां कुछ लोगों ने उसका नाम मुस्का रख दिया, एक नया शब्द आ गया मुस्का। शायद आप में भी कई लोगों ने अलग अलग नाम सुने हो। तो सोचिए शुरुआत कहां से हुई थी? मास्क से। लेकिन जब ये कई लोगों से गुजरता है तो उसके 10 नाम सामने आ जाते हैं। तो अगर हम बातचीत करें तो भारत की विविधता के बारे में पहला प्रमाण, दुनिया में 8 धर्म है, भारत में सभी हैं। दुनिया की या भारत में 1600 भाषाएं हैं, उससे ज्यादा बोलियां, और भारत में 100 से ज्यादा प्रकार के, तो इमेजिन करिए 100 से ज्यादा प्रकार के डांस है। मतलब एक डांस आज देखना शुरू करे, मान लो कि हम राजा महाराजाओं के कुल के होते हैं, तो सोचो कि 100 दिनों तक मनोरंजन का विकल्प होता। और उससे भी ज्यादा प्रकार के हमारे यहां पर विभिन्न प्रकार के शैलियां हैं चित्रकला की। तो ये भारत की विविधता को दिखाते। तीनों पॉइंट एक लाइन में लिख दीजिएगा बिल्कुल। भारत की विविधता, दुनिया के 8 मुख्य धर्म, सभी धर्म भारत में,
देयर आर 8 मेन रिलीजन इन द वर्ल्ड। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि 8 धर्म नहीं है दुनिया में, मुख्य 8 है। ऐसे धर्म अगर देखने जाओगे तो 20 से ज्यादा है। मैं आपको एक छोटा सा धर्म बता रहा हूं, शायद आपने सुना भी ना हो। एक दिल्ली में कभी आपको मौका मिले तो लोटस टेम्पल जाना। लोटस टेम्पल जाओगे ना तो वहां एक व्यक्ति आपको कागज देगा। वो लोटस टेम्पल जिस धर्म के अनुयायियों का है वहां पर वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं और उसमें बकायदा लिखते हैं उस टेम्पल के अंदर, मतलब उस लोटस टेम्पल के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, कोई सामने कुछ भी नहीं है। बकायदा कुर्सियां टेबल चर्च जैसी रखी हैं लेकिन कोई नहीं। वहां अगरबत्ती नहीं लगेगी, वहां मोमबत्ती नहीं जलेगी, वहां चादर नहीं चढ़ाई जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। बस आप मन पूर्वक बैठिए और अपना ध्यान लगाइए। वो एक धर्म है। उसके भारत में बड़े मुश्किल से 7-8 हजार लोग रहते हैं। तो वो भी भारत में मिलने वाला एक धर्म है। पर दुनिया में, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं वो कागज लेकर आया था, उसके पूरे वर्णन किए गए कि इस धर्म के अनुयायी विश्व में कहां कहां हैं, इस धर्म की क्या विचारधारा है। और वो बताते हैं कि आप अपने धर्म को मत बदलिए लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कभी लोटस टेम्पल जाओगे तो भारत में आपको एक नए धर्म का भी पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि इस धर्म को तो आपने कभी सुना ही नहीं था। तो भारत में इसके अलावा भी धर्म है लेकिन दुनिया के 8 प्रमुख धर्म भारत में है। दूसरा, 1600 से ज्यादा भाषाएं, 100 से अधिक प्रकार के डांस। ये जैसे ही बोलते हैं ना तो मुझे एक मूवी का सीन याद आता है। किसी को याद आया? अक्षय कुमार एक अंग्रेज को समझाते हुए, मूवी याद आई नमस्ते लंदन, जिसमें अक्षय कुमार एक अंग्रेज को तंज देते हुए कहते हैं कि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको भी सम्मान दे रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज भारत की, दुनिया का चौथा बड़ा जीडीपी वाला देश भारत है। आप नहीं, मतलब ब्रिटेन नहीं। दुनिया में इंजीनियर और डॉक्टरों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने में दूसरे नंबर पर भारत है। तो ये सब कुछ होकर भी हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम डरने वाले लोगों में नहीं है। तो वैसी ही बातचीत, दुनिया के 8 धर्म भारत में, 1600 से अधिक भाषाएं भारत में, 100 से ज्यादा प्रकार के डांस भारत में। ये भारत की डाइवर्सिटी का उदाहरण है। अब विविधता में एकता, टाइटल डाल दीजिए, विविधता में एकता। शुरुआत हम लिख चुके हैं कि नेहरू जी ने किया था किस किताब में? भारत एक खोज। अब यहां समझना यह है कि भारत में विविधता थी। अंग्रेजों को पहली नजर में जब भारत आए तो उन्हें ऐसा लगा कि ये लोग तो बहुत अलग अलग हैं, इनको तो आसानी से बांटा जा सकता है। कुछ हद तक उन्होंने अपना प्रयास सफल भी किया, लेकिन भारत की विविधता थोपी हुई नहीं थी, वो उनके द्वारा खुद स्वीकार की हुई थी। उसका परिणाम यह हुआ कि लंबा समय तक अंग्रेज अपनी राजनीति को कायम नहीं कर पाए। तो भारत में डाइवर्सिटी का उदाहरण गहराइयों में छिपा है, यह बताने की कोशिश उन्होंने अपनी किताब में की है। लिखना, अनेकता में एकता के कारण ही हम लोग अंग्रेजी राज को यहां से उखाड़ने में सफल हुए। ड्यू टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी वी वर एबल टू अपरूट द ब्रिटिश राज फ्रॉम हेयर। अपरूट कठिन शब्द लगे तो रिमूव या उन्मूलन जो शब्द नहीं होता है, उन्मूलन को कहते हैं ना, नहीं उन्मूलन, मलेरिया, हाँ जैसे मलेरिया उन्मूलन नहीं होता है, क्या कहते हैं उस कार्यक्रम को? तो उन्मूलन के लिए अच्छा अंग्रेजी शब्द है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन भी अच्छा शब्द है।
भारत की खोज किताब में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। यहां ये मैं जो बताना चाह रहा हूं, यही बात रियल में कौन बता गया शिकागो में? स्वामी विवेकानंद। आप जब भी शिकागो के स्वामी विवेकानंद के भाषण को सुनेंगे तो अपने पूरे भाषण में एक शब्द बहुत यूज करते हैं, और वो है टॉलरेंस। जैसे कई लोगों ने आपसे कहा होगा कि स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला शब्द यूज किया था भाइयों और बहन, और लोगों ने तालियां बजाई। नहीं, उसके पहले भी कई लोग ये शब्द यूज कर चुके थे। स्वामी विवेकानंद को इसके लिए तालियां नहीं मिली थी, जब वे अपने शब्दों को बताने लगे और उन्होंने एक शब्द समझाया, टॉलरेंस। उन्होंने बताया कि यदि आपको सहिष्णुता सीखनी है तो आप भारत से सहिष्णुता सीखिए। सहिष्णुता का मतलब होता है स्वीकार करना। इसका बड़ा जीवंत उदाहरण मैं आपको दूं। हमारे यहां पर संत बनने के लिए क्या करना चाहिए? मान लो मुझे संत बनना है, नहीं है संत बनने के लिए भारत में मैं केवल अपने कपड़े बदल कर आ जाऊं, मेरे बाल बड़े हैं, मैं केवल पीले वस्त्र या केसरिया वस्त्र पहन लूं, तो मैं क्या बन जाऊंगा? संत। और अधिकतर भारतीय लोग, अगर मान लो मैं किसी क्षेत्र से गुजरूंगा तो अधिकतर भारतीय लोग मुझे संत मान भी लेंगे। यूरोप में किसी को संत बनाना हो, हालत खराब हो जाती है। पहले तो संत ने कोई चमत्कार करके दिखाया है, उसके कोई 2 सबूत देने पड़ते हैं, तब जाकर उसे संत की उपाधि मिलती है। आप लोग कभी भारत में देखना, जैसे आप कहीं किसी नए, जैसे हम लोटस गए, तो लोटस में मुझे अच्छा लगा कि अच्छा ये भी धर्म है। यही लोटस टेम्पल यूरोप में होता, आज के यूरोप में नहीं, आज से 200 साल पहले के यूरोप में, तो वे लोग कहते कि बकवास है, ये धर्म तो एक ही है, ईसाई। वे इतने कट्टर होते थे कि हम लोग जितना ब्राह्मण को मानते थे उसका 10 गुना कर लो वो पादरी को मानते थे। पादरी जो कह दे वो माना जाता था। इसका सबसे जीवंत उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक हॉलीवुड की मूवी है 300, सुनी है कभी? कभी देखने की कोशिश करना, टाइम मिले तो। इस मूवी में राजा युद्ध करना चाहता है, पर युद्ध की अनुमति उसे उस जमाने के पादरियों से लेनी पड़ती थी, और जब तक पादरी अनुमति नहीं देगा राजा युद्ध। हमारे यहां पर राजा ब्राह्मणों से विचार विमर्श करते थे, लेकिन युद्ध का निर्णय हमेशा राजा लेता था। सोचिए कि वहां धर्म कितना प्रभावी होगा कि वहां राजा ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसे आज युद्ध करना चाहिए या नहीं। तो रियल में वहां के लोग सहनशील नहीं है, और सहनशील इसलिए नहीं है क्योंकि वह अलग अलग लोगों के साथ एक साथ जीवन यापन करना आज तक भी नहीं सीख पाए। और यही कारण है कि कई बार यूरोप में आप घटनाएं सुनते हैं कि हमले हो गए किसी गोरे व्यक्ति पर, भारतीयों पर, काले व्यक्ति पर, किसी न किसी प्रकार का नस्लीय जातीय आज भी विभेद होता है। हाँ, भारत में भी कुछ समय से ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि एक पर्टिकुलर धर्म पर टारगेट हो रहे, लेकिन ये शॉर्ट टाइम का है। ये हमारे यहां पर काफी लंबे समय का इतिहास देखा जाए तो कभी भी विद्यमान नहीं रहा, और जब भी विद्यमान हुआ वह शासक को खत्म करके ही समाप्त हुआ है। तो भारतीयों की एकता बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि बहुत गहरी है, जिसे अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे कि इसमें आप लोगों ने एक दूसरे की प्रथाओं का क्या करना चाहिए? सम्मान। अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना के कारण यह बहुत धीमे धीमे कई वर्षों में विकसित हुई है। भारत हमेशा से विभिन्न सभ्यता और संस्कृति को अपनाता रहा। सदियों से यहाँ के लोग विभिन्न तरीके की आस्था में विश्वास रखते आ रहे हैं। आज भी हम कई संस्कृति का समावेश करते हैं,
दुनिया के भिन्न भिन्न व्यंजनों को अपना रहे हैं। पिज्जा भारत में कब शामिल हुआ पता भी नहीं चला, और बहुत डोमिनेंटली। चाउमीन, आज सबसे बड़ी अद्भुत चीज देखिए कि हमारे यहां पर खाने की डाइवर्सिटी पहले से ही ज्यादा थी। पंजाबी खाना था, गुजराती खाना था, राजस्थानी खाना था, केरल का साउथ इंडियन खाना था। इतना होकर भी खुश नहीं हम लोग। हमने कहा चाइनीज खाएंगे, हमने कहा कि हम इस बार इटली का खाना खाएंगे। तो इटली वालों ने हमें क्या दिया, ये जो पास्ता है, पास्ता इटली से आया। डोसा नहीं, डोसा इटली का नहीं है, डोसा साउथ इंडिया का है। ऐसा ना करो। फिर अगर हम बातचीत करेंगे चाउमीन, ये जो जितनी भी मतलब हम कहेंगे खाने की नई नई डिश आती हैं, तो ये भारत की विविधता को दर्शाता है। और जब भी आपको भारतीयों की तारीफ करनी हो तो धर्म का तो एक बिंदु मैंने बताया, दूसरा बिंदु खाने का। आज तक यूरोप के लोग खिचड़ी नहीं खा पाए, हमने न जाने कितने पिज्जा खत्म कर डाले। आज तक चाइना के लोग हमारा पराठा नहीं पचा पाए, न जाने हमने नूडल्स के कितने प्लेट खत्म कर डाले। यह स्पष्ट करता है हमारे एक्सेप्टेंस को, यह स्पष्ट करता है कि हम सच में कितने स्वीकार्यता वाले लोग हैं। और हमारे जैसे लोग जब इस पृथ्वी पर रहेंगे तो ही पृथ्वी पर मनुष्य लंबे समय तक अस्तित्व में रहेगा। देखो हमारे बचने के चांस ज्यादा क्यों है। मान लेते हैं कि जो हमारा मुख्य भोजन था वह डैमेज हो गया, अब हमारे पास ऐसा कुछ भी डरने की बात नहीं। हम कहेंगे ठीक है, जब तक चाउमीन है घर में चलने दी जाए। हमने कोरोना में जितने, अब सोचो अमेरिका जैसी जगह पर, एक व्यवहारिक उदाहरण, अमेरिका जैसी जगह पर हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि वहां हॉस्पिटल की सुविधा लोगों को नहीं मिली होगी, लेकिन वहां पर लोगों के मरने की तादाद, मेरी बात वो झूठे और सही आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है। 30 करोड़ लोगों में अगर 10 लाख लोग मर गए तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। और जब ऐसी बीमारी में जो जितनी भीड़ होगी उसमें ज्यादा फैलेगी। अगर हमारा खान पान अमेरिका जैसा होता शायद, तो 140 करोड़ लोगों में 10 करोड़ का भी आंकड़ा छू सकते थे हम लोग, क्योंकि हम पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे यहां पर उस कंपैरिजन में मौतें नहीं हुई। उसका कारण क्या था? हमारे शरीर को मिला विभिन्न प्रकार का भोजन, पोषण। हमने एक, जैसे अमेरिका के लोगों का 90% लोगों का खाना क्या है, हम खा नहीं पाएंगे लंबे समय तक, कभी कभी खाएंगे ब्रेड, सैंडविच, वही चीजें जो 2-4 दिनों से प्रिजर्व करके रखी थी। हमारे अंदर होता है 4 दिन खा लो, 5वें दिन अंदर से आवाज आएगी पेट नहीं भर रहा है 4 दिन से। जब तक कि अब प्रॉपर चावल रोटी नहीं मिलेगी और वो भी ताजी, तब तक फील नहीं आएगा कि खाना हुआ है। तो ये हमारे न्यूट्रिशन का जो डाइवर्सिटी है, उसी ने हमें इस प्रकार की बीमारी में ज्यादा शक्ति दी। नहीं तो हमारे हॉस्पिटल और हमारी सुविधाएं हमें बचा नहीं सकती थी। तो ये डाइवर्सिटी वास्तविक रूप में हमें क्या कर रही है? फायदा ही पहुंचा रही है। तो डाइवर्सिटी जीवन को सरल भी करती है, और जब जीवन पर संकट आएगा तो बचने की संभावना किनकी होगी? जो ज्यादा विविधता को एक्सेप्ट कर चुके हैं। हम दुनिया के अलग अलग भागों की पोशाकों को अपना रहे हैं। हमने भी कई प्रकार के ड्रेस पहन लिए। यह गीत अमृतसर का एक उदाहरण दिया है उन्होंने, जलियांवाला बाग हत्याकांड का, और बताया कि अंग्रेजों ने किस तरीके से लोगों को मारा ताकि 6वीं कक्षा के बच्चे के अंदर देशभक्ति विकसित की जाए। उसमें कुछ पंक्तियां हैं, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियां में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सैयाद ने लिखा है, चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। यह है अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाने वाला गाना। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न दिए हैं पहले चैप्टर में, अब आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं कौन सा। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए, ये छोड़ सकते हैं। पर दूसरा,
आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? प्रश्न नोट कर लेंगे, इसे सब लोग मुझे लिख कर दिखाएंगे। आप किताब की मदद पूरी ले सकते हैं कक्षा 6वीं के। दूसरा प्रश्न, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरा प्रश्न लिखना है आपको। फिर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कोई जरूरत नहीं। लद्दाख और केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों ने प्रभावित किया। जैसे लद्दाख में हमने देखा कि भौगोलिक कारण, तापमान बहुत कम होता है, बारिश बहुत कम होती है, कोई कृषि नहीं हो पाती है, बकरी पालन, भेड़ पालन लोग करते हैं। केरल में हमने देखा चावल के रूप में मछली के साथ वो खाना खा रहे हैं, जाल उनके पास है मछली पकड़ने वाला, धोती पहनते हैं, ओणम जैसा त्योहार वो मना रहे हैं क्योंकि वहां पर वो आसान है। ओणम लद्दाख वाले व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हो कि ओणम मनाओ तुम, कहां खेले बेचारा। ठीक है थोड़ी बहुत झील मिल जाए तो ठीक है, पर वो झील में कितना दौड़ेगा? समुद्र होना चाहिए ना जहां पानी की कोई कमी ना हो। तो वहां के त्योहारों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो 2 क्वेश्चन है आपको लिखने। आपके विचार में भारत की समृद्ध और विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? मैं चाहूंगा कि आप सभी लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपके अंदर कितना लिखा हुआ है चीजों का। और दूसरा, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? क्या यह भारत को समझाने की ताकत रखता है कथन? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in sentence quoted above from his book The Diversity or the Discovery of India? तो ये 2 प्रश्नों के आंसर आप लिखेंगे, भले ही आप किताब की मदद ले सकते, लेकिन इन पहले पॉइंटों को याद करना। तो ये पहला चैप्टर है, 8 चैप्टर है, मतलब यूनिट 4 चैप्टर 8 है। कल हम शुरुआत करेंगे इसमें विविधता और भेदभाव। कल का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आपको पता चलेगा कि आज भी हम लड़कियों के बारे में जब लिखते हैं तो लेखक लड़कियों के सुंदरता और उनके विषय में कोमल शब्दों का उपयोग करता है, और लेखक जब लड़कों के बारे में लिखता है तो उद्दंडता और वीरता के बारे में वर्णन करता है। तो ये भी क्या है? पूर्वाग्रह है। उद्दंड केवल लड़का नहीं हो सकता, या जो हम कहते हैं कि लड़के कभी रोते नहीं, तो लड़के भी, दोनों में बहुत अंतर। सुन लीजिए, वैसे आगे आएगा ये। सभ्यता और संस्कृति दोनों को बहुत सिंपल वे में मैं बता रहा हूं। मैंने अच्छे कपड़े पहने, मैंने ब्रांडेड शूज पहने, मैंने सारी चीजें बताई, ये मेरी सभ्यता है। मैं कैसे बोलता हूं, मैं आपके साथ कैसे बात करता हूं, मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, मेरे खाते समय मेरा स्टाइल कैसा है, ये सब मेरी सभ्यता है। पर आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा, क्या आपको लगता है कि सच में महिलाओं को हमारे अधिकार देने चाहिए? मैंने कह दिया ये सब बकवास है। काहे के अधिकार देने चाहिए? ये मेरे संस्कारों से निर्मित विचार है जो मुझे बचपन से किसी ने सिखाए। वो मेरी कल्चर के हिस्से में आएगा, मेरी संस्कृति है। मेरा बाहरी रूप मेरी सभ्यता है, और मेरा आंतरिक विचार, मेरी बातें, मैं किसी विषय पर क्या राय रखता हूं, ये मेरी संस्कृति। संस्कृति मेरी आत्मा है, शरीर मेरी सभ्यता है। शरीर लोग पैसों के बलबूते बेहतर और सुंदर कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति को सुंदर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो पैसों के माध्यम से प्राप्त एक बहुत सभ्य व्यक्ति भी
सांस्कृतिक रूप में गरीब हो सकता है और एक बहुत रिच सांस्कृतिक रूप से संपन्न व्यक्ति भी सभ्य रूप में गरीब हो सकता है। तो सभ्यता मनुष्य का विकास है, लेकिन संस्कृति मनुष्य के वैचारिकता का विकास दर्शाती है। तो देखेंगे हम आगे भी, नेक्स्ट बातों में इस पर और चर्चा करेंगे। बाय।